जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, अगर आपको हिंदुस्तान में कुछ ऐसे चुनिंदा अर्थशास्त्रियों के नाम बोलने को कहा जाए तो आप किनका नाम लेंगे? डेफिनेटली जिन्होंने 1990 में आर्थिक क्रांति जो लेकर के आए थे, सबसे पहले भारतीय लेकिन पश्चिमी ढांचे में खिलते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कुछ लोग एन रघुराम का नाम लेंगे, कुछ लोग अमर्त्य सेन का नाम लेंगे। चलिए, आज जरा बात करने वाले हैं हम ऐसी कुछ चीजों को जो भारतीय प्रबंधन के बारे में बहुत सारी चीजें हमारे सामने रखती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भारत के पास अपनी कोई मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, और मैनेजमेंट टेक्निक चूंकि नहीं है तो सब कुछ हमने बाहर से उधार लिया है। लेट्स काउंटर दिस पॉइंट। समझ जाइएगा पहले एक बात, उसके बाद में आगे की बात शुरू करते हैं। वैसे आपको मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ सालों पहले अगर टॉप लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो लिस्टेड कंपनीज में सारी कंपनीज एमएनसीज हुआ करती थी। और आज के अगर आप आंकड़ों को देखें, आज के स्टैट्स को देखें, तो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज जो भारतीय बाजार में लिस्टेड हैं, उसमें से 79 इंडियन कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, भारतीय कंपनियां हैं। उसके अलावा 13 पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, यानी कि 100 में से, टॉप 100 में से 92 भारतीय कंपनियां हैं, केवल 8 बाहर की कंपनी है। क्योंकि पहले ये पूरा का पूरा उलट हुआ करता था। ऐसा कैसे हुआ? माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नाडेला और सुंदर पिचाई गूगल, इनके बारे में भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये लोग तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व भर में बहुत बड़ी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में हिंदुस्तानी सीईओज आपको देखने को मिलेंगे। अब आप हो सकता है कि ये कह बैठे कि भाई ये तो भारत ने इतना जो उड़ान भरी है उसका नतीजा है। लेकिन एक बात जो इनमें कॉमन मिलती है, जो बाकी सीईओज में कॉमन नहीं होती है, जी हाँ, अगर जब आप बात करते हैं स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की, तो उनकी आपस में लड़ाई के किस्से आपको बहुत मशहूर मिलेंगे। लेकिन भारत के सीईओ जब मिलते हैं कहीं पर, तो जो कॉमन बात होती है, दैट इज ह्यूमिलिटी। जी हाँ, विनम्रता। इसी बात पर एक कोट करता हूं जो कौटिल्य का है, अर्थशास्त्र का। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम, राजस्य मूलम इंद्रिय जयम, और इंद्रिय जयम मूलम विनय। यानी कि धर्म का रूट जो है वो प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी का रूट गुड मैनेजमेंट है, गुड मैनेजमेंट का रूट सेल्फ कंट्रोल है, और सेल्फ कंट्रोल का रूट ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता को निकलता है। यानी कि विनम्र जब तक आप नहीं है, तब तक इनमें से कोई भी चीज आपके लिए संभव नहीं है। अब बात यह है कि धर्म का बिजनेस से कैसा ताल्लुक है, और क्या भारतीय धर्मशास्त्रों में भारतीय प्रबंधन के बारे में कुछ कहा गया है? इंडियन मैनेजमेंट की क्या कोई अपनी टेक्निक है? और है तो किसने ड्राफ्ट की? आज के समय में उसकी आवश्यकता क्यों है? कब ड्राफ्ट की गई? इन सब के बारे में आइए जरा विचार कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि एंगस मैडिसन ये एक पश्चिमी विद्वान है, और इन्होंने जो आंकड़े जारी किए थे उसके अनुसार 15वीं शताब्दी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था की 1/4 हुआ करती थी। जी हाँ, 1/4 यानी कि 24.4% भारत का हिस्सा था 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में भी। उसके बाद में डाउनफॉल हुआ, उसके अपने अलग रीजंस हैं, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ड्राफ्टिंग के बारे में सुनते जाइएगा। सेकेंड सेंचुरी बीसीई यानी कि ईसा से 200 साल पहले, दैट वाज लॉज ऑफ गौतमा। फर्स्ट सेंचुरी बीसीई, लॉज ऑफ वशिष्ठ। फर्स्ट सेंचुरी सीई, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। देन सेकेंड सेंचुरी, लॉज ऑफ मनु। देन थर्ड सेंचुरी, लॉज ऑफ याज्ञवल्क्य। देन फिफ्थ सेंचुरी, लॉज ऑफ नारद। देन सिक्स सेंचुरी, लॉज ऑफ बृहस्पति। देन सेवेंथ सेंचुरी, लॉज ऑफ विष्णु। देन सेवेंथ सेंचुरी, लॉज ऑफ कात्यायना। देन एट्थ सेंचुरी, कमेंट्री ऑन नारद। एंड ये चीजें लगातार बढ़ती चली जाती हैं, और 17वीं शताब्दी तक, जी हाँ, मैंने कहा था एंगस मैडिसन की जब बात हुई थी कि 15वीं 16वीं शताब्दी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व का 1/4 रखा करती थी। उसके बाद में चीजें चेंज होती हैं। यहां पर गणित 17वीं शताब्दी तक आती है, जब राजनीति प्रकाश ऑफ मित्र मिश्र ये लिखा जाता है। यानी कि 17वीं शताब्दी तक हमारे पास में भारतीय प्रबंधन के लिए चीजें मौजूद थी। अब आगे बढ़ते हैं। मनु के बारे में बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं बिना जांचे परखे। मनुस्मृति की बात होती है, मनुसंहिता की बात होती है। अब बात यह है कि मनु ने इसके अलावा क्या क्या चीजें कही हैं। हमारे यहां आज भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बहुत चीजें कही जाती हैं। मनु ने वेजेस के बारे में
बहुत क्लैरिटी के साथ में कुछ कहा है, यानी कि आज से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले ये सब कुछ कैसे हो गया। मनु ने कहा था कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में कि यदि आपका कोई श्रमिक बीमार पड़ जाता है तो जब वो ठीक हो जाए उसके बाद में आकर के उसको अपनी जिम्मेदारी करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए, निभानी चाहिए, लेकिन तब तक ना तो आप उसे नौकरी से निकाल सकते हैं और बल्कि यहां तक है कि आपको उसे फुल वेजेस देना पड़ेगा, यानी कि जो भी तनख्वाह डिसाइड हुई थी वो हर महीने पूरी उसके पास में जाएगी, आप उसे नौकरी से भी नहीं निकाल पाएंगे। इतना क्लैरिटी के साथ में मनु ने, लॉज ऑफ मनु ने वहां पर लिखा हुआ है। एक बात याज्ञवल्क्य के बारे में बात करते हैं, जहां पर इंश्योरेंस के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ में इंटरेस्ट रेट के साथ में लिखा गया है। आज भी हम लोग इंटरेस्ट रेट के साथ में पैसा लेते हैं। वहां पर यह कहा गया है कि अगर आप किसी से इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेते हैं और कहीं ऐसी जगह जाते हैं जिसके कारण से आपके प्राण जो है, आपका जीवन संकट में पड़ सकता है, तब क्या करेंगे। तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने यह बात कही है कि आप 10% पैसा इंटरेस्ट रेट के साथ में लेंगे अगर कोई व्यक्ति अपने प्राण संकट में डालने वाली जैसी जगह पर जा रहा है। और यदि आप समुद्र यात्रा पर जा रहे हैं जहां पर आपके साथ में कुछ भी होने की संभावना है, तो चूंकि सामने वाला आपसे ये इस चीज की उम्मीद नहीं रखता था लेकिन आप चले गए, तो आपसे 20% ब्याज लिया जाएगा, यानी कि चीजों को समझते हुए, देखते हुए आपके लिए इंटरेस्ट रेट, इंश्योरेंस, इन सब की व्यवस्था भारतीय प्रबंधन में की गई है। दिस इज भारतीय प्रबंधन टेक्निक्स। इसके अलावा फॉल्स मेजरमेंट अगर कोई करता है, हमारे आता है ना कि तराजू में गड़बड़ करी है तो 200 पान कॉपर, आपको कॉपर कॉइन्स जो हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे। अगर आपने दूध में पानी मिलाया है, कुछ ऐसी गड़बड़ करी है, तो 16 पान कॉपर कॉइन्स का दंड आप पर लगने वाला है। यहां तक की व्यवस्था जिस भारतीय प्रबंधन में हो, उसके बारे में कोई भारत का ही प्रधानमंत्री कहे, विश्व से कहे कि भारत के पास अपनी कोई मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, ये कैसे हो सकता है। अभी और आगे चलते चलिए। बृहस्पति, लॉज ऑफ बृहस्पति में ये लिखा हुआ है कि स्मार्ट लोग, ये नहीं लिखा हुआ कि गधों से व्यापार नहीं करते हैं, ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि स्मार्ट लोग जो है वो आलसियों के साथ में व्यापार नहीं करते हैं, जो खुद ही प्रताड़ित है, परेशान है, ट्रबल्ड है, उनके साथ में व्यापार नहीं करते हैं। जिनको व्यापार की समझ नहीं है उनके साथ में व्यापार नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के साथ में जिन्हें इस चीज की अच्छी से समझ है, या फिर वो लोग जो अच्छे परिवारों से हैं, या फिर वो लोग जो सक्रिय हैं, वो लोग जो चतुर हैं। ऐसे खिलाड़ी लोगों के साथ में व्यापार करना चाहिए। और आज के जितने भी मैनेजमेंट गुरु हैं, क्या आप खुद ऐसे ही लोगों के साथ में तो जुड़ना चाहेंगे। आज की बात नहीं है। लॉज ऑफ बृहस्पति। आगे चलते हैं। नारद ट्रेनिंग के बारे में कहते हैं कि यदि कोई अप्रेंटिस, कोई ट्रेनी आपके पास में आता है तो आपकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। आप उसको वेजेस नहीं देंगे, लेकिन आपको उसे अपने घर में रखना पड़ेगा, उसके हाउस होल्ड का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद में उसका सारा का सारा काम वो आपका होगा। और अगर किसी भी कारण से आपने उसको वो सब कुछ नहीं सिखाया जो सिखाना चाहिए था, तो आप पर भी दंड होगा। यानी कि ट्रेनिंग जो है और जो ट्रेन करने वाला है, ट्रेनर, उन दोनों के लिए बहुत क्लैरिटी के साथ में लॉज ऑफ नारद में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ में फिक्स प्राइस आपने दुकानों पर लिखा होगा ना, देखा होगा कि यहां पर जो है उधार रिश्तों की कैंची है और यहां पर फिक्स प्राइस है, एक दाम कम नहीं किया जाता। वहां पर भी ये चीज है कि आप टाइम टू टाइम उसको मैनेज करिए, कभी कम कभी ज्यादा करिए, लेकिन एक बार जो आपने एक टाइम बीइंग के लिए निश्चित कर दिया कि ये मेरा प्रॉफिट है 10%, 20%, 30%, अब आप उसमें हैप्पी रहिए, चाहे पड़ोस वाला कुछ भी करे। यानी कि इतना तक हमारे यहां पर क्लैरिटी के साथ में था लॉज ऑफ नारद। स्मृति चंद्रिका, जहां पर टाइम ऑफ परचेज एंड डिलीवरी के बारे में है कि अगर आपको किसी चीज को पहुंचाना था किसी जगह पर और आपने नहीं पहुंचाई तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। और चूंकि उस समय गौ सेवा की प्रमुखता थी, तो दंड के रूप में उन्होंने कहा कि आपको अपनी गायों को या तो देना पड़ेगा या फिर आपको गायों का दूध उस सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंचाना पड़ेगा। दंड की अपनी एक बेहतरीन व्यवस्था। उसके साथ साथ में जब हम बात करते हैं मेधा तिथि की, वो लिखते हैं रिफंड पॉलिसी के बारे में। हम जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोमेटो, स्विगी, यहां से जब कुछ सामान मंगाते होंगे तब उस सामान में कई बार ये चीज आती होगी कि भाई समझ नहीं आया तो रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न कब तक करिए, कुछ एग्रीमेंट पॉलिसीज होती होंगी, यहां भी हैं। यदि आप कॉपर का
या किसी ऐसे धातु का जो खराब नहीं होती है सामान मंगवाते हैं, तो 8 से 10 दिनों के भीतर आप उसको रिफंड कर सकते हैं, क्योंकि वो खराब नहीं होगा और उतना ही पैसा आपको वापस मिलेगा। ये मेधा तिथि का सूत्र जो है वो कहता है, जो उन्होंने मनु के बारे में लिखा है, 8.222 लॉज ऑफ मनु में ये मेंशन्ड है, राइट। दूसरा, कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं जो त्योहारों के समय ज्यादा बिकती हैं, जैसे दीपावली के समय या होली के समय, तो आपको 2 दिन का समय मिलता है, सेम डे और उसके अगला दिन आप रिफंड कर सकते हैं। और तीसरा, फल या दूध या ऐसी कोई चीज जो आपने उसी समय खरीदी, फिर आपको याद आया कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए थी, तो भी आप उसे सेम टाइम पैसा देने के बाद में भी रिटर्न कर सकते हैं। यहां भी रिफंड पॉलिसी है, यानी कि इतना तक जहां पर डिटेल में लिखा हुआ है, वहां कोई कैसे कह सकता है कि भारत में भारतीय प्रबंधन टेक्निक है ही नहीं। विजनेश्वरम वो कहते हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति को काम पर रखा और उसकी वेजेस फिक्स नहीं करी है, तो ये राजा का दायित्व बनेगा, राजा का धर्म बनेगा कि उसके 10 जो कमर्शियल्स उसके कारण से आया है, उसका 10% हिस्सा उस आदमी को दे दिया जाए। ये राजा का धर्म बनता है, यानी कि हर जगह पेनल्टी दोनों के लिए बराबर तरीके से निकाली गई है। याज्ञवल्क्य स्त्री धन के बारे में कहते हैं कि स्त्री धन को पुरुष नहीं ले सकता, चाहे वो सोने चांदी या किसी भी तौर पे किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। हाँ, अगर वो पुरुष बैंकर यानी कि दिवालिया हो जाता है और उसको जरूरत पड़ती है अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने को संभालने के लिए, तो वहां तो वो स्त्री धन ले सकता है। लेकिन जैसे ही स्थिति थोड़ी सी ठीक होती है, तो सारा स्त्री धन उसे वापस देना होगा। और अच्छी बात यह रहेगी कि वो उसमें कुछ जोड़ करके दे। स्त्री धन पर आपका अधिकार नहीं है, उस पर केवल स्त्री का ही अधिकार है। यानी कि व्यापार को पूरे तरीके से धर्म के साथ में जोड़ा हुआ है। अगर 2 लाइनों में मैं कहूं, बिजनेस विदाउट वर्च्यू इज एक्सप्लॉइटेशन एंड थेफ्ट एंड शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। ये बातें मैंने अपने मन से नहीं कही है। द धर्म ऑफ बिजनेस, द धर्म ऑफ बिजनेस, डोनाल्ड आर डेविस जूनियर, उनकी इस किताब में ये सब चीजें डिटेल्ड में लिखी हुई हैं। आप चाहें तो वहां जाकर के ये सब चीजें देख सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की भी बात कही गई है, जो भी बिजनेस में आती है। साथ ही अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस, अपरिग्रह यानी कि बैक टू द सोसाइटी, और तीसरी चीज अनेकांतवाद, ये जैनिज्म में जो चीजें जैन दर्शन में आती है, यानी कि केवल अपने व्यूज नहीं बल्कि सामने वाले के व्यूज का भी सम्मान करना, ये भी हमारे यहाँ व्यापार में बहुत क्लैरिटी के साथ में दर्शाया हुआ है। आप लोग ये समझते होंगे बिकॉज हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम व्यापार में भी आता है। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा कि यदि आप राजस्थानी की कोई मारवाड़ी किसी जगह पर है और उसके गांव का कोई व्यक्ति आता है, तो वो जानते हुए भी कि ये आदमी मेरे लिए कॉम्पिटिटर बन सकता है, लेकिन फिर भी उसके गांव में इज्जत खराब होगी, इसके लिए उसको अपनी पीढ़ी में उसे रखना होगा, अपने पास में जगह देनी होगी, उसे अपने पास में खिलाना होगा, उसको उसको नौकरी देनी होगी, और अगर वो दूसरा कोई काम करता है तो उसे प्रोत्साहन भी देना होगा। और तब जाकर के ये कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। ये चीजें हमें भारतीय प्रबंधन तकनीक में नहीं सिखाई जाती, तो कहां सिखाई जाती है? आज जब बात आती है कि कोई आपको ये नहीं बताएगा कि मेरे व्यापार के गुर कहां हैं, ऐसे में भारत का व्यापारी अपने साथ ही दूसरे व्यापारी को जो ये उससे पूछता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम गलती कहां कर रहे हैं, तो उसे अपनी फैक्ट्री में लेकर के जाता है। तो आओ हमारी फैक्ट्री देखो और समझो कि हम कहां और कैसा काम कर रहे हैं। ये भारतीय व्यापार के सिद्धांत है। आपको याद होगा कि जब निरमा वॉशिंग पाउडर चला करता था, उस समय जब लीवर ने एंट्री की थी, उसने दुकानदारों से यह कहा था कि आप निरमा नहीं रखेंगे, आप चाहे तो हमें जितना जितना वॉल्यूम आप बेचते हैं उतना पैसा हम आपको दे सकते हैं। तब लोगों ने यह बात कही थी कि निरमा से हमारा घर चला है, निरमा से हमारी दुकानें चली हैं, हम चाहे जो कर लें लेकिन निरमा रखना बंद नहीं कर सकते। दिस इज द पॉइंट। ये वैल्यू सिस्टम है जो हमारे व्यापार में हमेशा से रहा है। व्यापार में हमारे लिए धर्म रहा है। जब बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दिया जाता है तो केवल एम्प्लॉय को खाने पीने के लिए नहीं बुलाया जाता, उसकी पत्नी को साथ बुलाया जाता है, उसके बच्चों को साथ बुलाया जाता है, उसके माता पिता को साथ में बुलाया जाता है, और तब ये सब चीजें होती हैं। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप जीडी बिरला जी की जीवन गाथा पढ़ लीजिए, किर्लोस्कर जी की जीवन गाथा पढ़ लीजिए, एमएस ओबेरॉय को पढ़ लीजिए, एचपी नंदा को पढ़ लीजिए, जो जब भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान में थे और वहां पर सब कुछ उनका लुट पिट गया, वो वापस आते हैं और उसके बाद में वापस उसी तरीके से इन सब चीजों को खड़ा कर देते हैं।
ये भारतीय प्रबंधन की ताकत है और भारतीय प्रबंधन की ताकत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से नहीं आती है, इंडियन वे ऑफ मैनेजमेंट से आती है। यहां अंतर समझिएगा, इट इज नॉट अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अबाउट इंडियन वे ऑफ मैनेजमेंट। और ध्यान रखिएगा, ये इंडियन वे ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आजकल जो प्रोपेगेंडा चल पड़ा है कि गीता में ये सब कुछ लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, गीता सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है, गीता सिखाती है कि जीवन के युद्धों को कैसे लड़ना है, लेकिन अगर एग्जैक्टली व्यापार में हमें क्या कुछ करना है तो ये भारतीय धर्मशास्त्रों में दिया गया है। इसके बारे में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, कोशिश की है। अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो द ऑथर ऑफ टेम्पल इकोनॉमिक्स श्रीमान संदीप सिंह जी का एक जो लेक्चर है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां आपको ये थोड़ा और विस्तार में ये सब कुछ चीजें जानने को मिलेगी। आपको हमारा कार्यक्रम आज का कैसा लगा, उसकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। आपके साथ में जुड़ करके हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से जुड़े रहें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।